Hello guys, this is your educator Simarjeet Singh Chawda and you are warm welcome on my YouTube channel Study with Simar, जहां हम चीजें पढ़ेंगे ही नहीं समझेंगे भी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की थ्रू आउट स्टडी करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो खत्म होने तक ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। मगर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। और वैसे भी इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं तो इट विल बी लाइक अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन फॉर मी। इस लेसन को समझने से पहले हम कुछ एक टर्म्स को समझेंगे जिससे कि हम इस लेसन को प्रॉपर्ली समझ पाए। हमारा पहला टर्म है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है गिव प्रायोरिटी टू योर नेशन ओवर द इंडिविजुअल एंड लव टू योर नेशन, मतलब अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना ओवर द इंडिविजुअल और उसे प्यार करना, यही नेशनलिज्म है। सेकेंड टर्म आता है आपका नेशन। नेशन का मतलब होता है जब एक जोग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं दे मस्ट हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। इट कैन बी देयर लैंग्वेज, ये कॉमन आइडेंटिटी उनकी लैंग्वेज भी हो सकती है। जैसे फ्रांस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन है, जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज कॉमन है, इटली के अंदर इटालियन लैंग्वेज। हम अगर यूरोपियन नेशंस को देखें तो हम देखेंगे कि उनके अंदर कोई ना कोई लैंग्वेज कॉमन है जिसने उन्हें बांध रखा है या उस कंट्री को बांध रखा है। हमारा सेकंड टर्म आता है स्टेट नेशन। आप नेशन समझ चुके हैं, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आइडेंटिटी हो। स्टेट का मतलब होता है रूलिंग अथॉरिटी। इट मीन्स जब ऐसे किसी नेशन के ऊपर कोई रूलिंग अथॉरिटी रूल करती है या कोई सेंट्रल अथॉरिटी रूल करती है उसे कहा जाता है स्टेट नेशन। और ये सेंट्रल अथॉरिटी इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से ही बनती है, मतलब इन्हीं में से कोई कुछ लोग चुनते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और वो इस नेशन पे रूल करती है। Our next term is unification. Unification का मतलब होता है culturally similar but politically divided. कल्चरली सिमिलर का मतलब होता है उनका कल्चर सेम है, इट मीन्स उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन आइडेंटिटी है। पॉलिटिकली डिवाइडेड, इट मीन्स उन पे अलग अलग अथॉरिटी रूल करती है। अगर ऐसी लैंड्स जो कि कल्चरली जो सिमिलर है बट पॉलिटिकली डिवाइडेड है, अगर ये मर्ज होकर एक नेशन फॉर्म करती है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे जर्मन स्टेट्स ने मर्ज होकर जर्मनी बनाया एंड इटालियन स्टेट्स ने मर्ज होकर इटली बनाया, जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अगला टर्म है हमारा सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब होता है कल्चरली डिफरेंट बट पॉलिटिकली यूनाइटेड, लैंड्स का अलग होना। कल्चरली डिफरेंट, जिनका कल्चर बिल्कुल अलग अलग है मगर उन पर एक सिंगल अथॉरिटी रूल करती है, अगर वो उससे टूट के अलग होकर एक अलग से नेशन बना रहे उसको हम बोलते हैं सेपरेशन, जो कि जस्ट उल्टा है यूनिफिकेशन का। थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। यूनिफिकेशन का मतलब क्या था? यूनिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जब कल्चरली सिमिलर है बट पॉलिटिकली डिवाइडेड है, मतलब उनका सबका कल्चर सेम है, जैसे जर्मन स्टेट सबका कल्चर सेम था बट पॉलिटिकली डिवाइडेड है, मतलब उन पर अलग अलग रूलर्स का रूल है। कल्चर सेम है बट पॉलिटिकली डिवाइडेड, अगर वो मर्ज होकर एक सिंगल नेशन बना रही है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। इसका जस्ट उल्टा है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है? जो पॉलिटिकली यूनाइटेड है, मतलब उस पर सिंगल जो अथॉरिटी है वो रूल कर रही है बट कल्चरली डिफरेंट है, सबका कल्चर अलग अलग है। अगर ये सब टूट रही है क्योंकि इनपे से इनके जो कॉमन आइडेंटिटी वो उनका रूलर है, इनपे से एक सिंगल रूलर है, अगर ऐसी लैंडमास है जो कि कल्चरली अलग अलग है, पॉलिटिकली यूनाइटेड है, वो टूट रही है और अलग से नेशन बना रही है, उसको हम बोलेंगे सेपरेशन। चीज को एटलीस्ट 2 से 3 बार सुनना जिससे कि आप इसे समझ पाए। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा स्टेट बिल्डिंग। स्टेट बिल्डिंग का मतलब होता है जब अलग अलग कल्चर वाली लैंड्स मिलके एक नेशन बिल्ड करती है, मतलब डिसिमिलर कल्चर वाली लैंड्स मिलके एक नेशन बिल्ड कर रही है, उसको हम बोलते हैं स्टेट बिल्डिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए, जहां 50 स्टेट्स जिनका कल्चर अलग अलग था ने मिलके एक नेशन यानी यूएसए बिल्ड किया। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की यानी नेशनलिज्म इन यूरोप की। लेट 18th सेंचुरी में नेशनलिज्म की वेव यूरोप में पहुंच चुकी थी जिसने वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल बदल के रख दिया था और साथ ही जन्म हुआ था कुछ नए कॉन्सेप्ट्स का, लाइक नेशन एंड स्टेट नेशन का। ये दौर था रेवोल्यूशन का यानी 1848 का, जब एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने 4 पेंटिंग्स बनाई और जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को डिपिक्ट किया। उस पेंटिंग का उन्होंने नाम रखा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक।
इस पेंटिंग में उन्होंने बताया कि कैसे यूरोपियन नेशन मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं। इस पेंटिंग में अलग अलग नेशनलिटी के लोग अपने कॉस्ट्यूम में और अपने फ्लैग्स के साथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि सिंबलाइज करता था आजादी को या लिबर्टी को, आजादी मोनार्की से और उसके डेस्पोटिक रूल से। इस पेंटिंग में अमेरिका और स्विट्जरलैंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके थे, यानी वहां पे रेवोल्यूशन आ चुका था और वो एक स्टेट नेशन बन चुके थे। उसको फॉलो कर रहा था फ्रांस, देन जर्मनी, देन इटली और उसके बाद में बाकी यूरोपियन नेशन। और यही ऑर्डर था रेवोल्यूशन का, क्योंकि रेवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में आया था, देन जर्मनी में, देन इटली में और उसके बाद बाकी यूरोपियन नेशन में। इस मार्च का स्वागत कर रहे थे खुद जीसस और एंजल्स। इसका मतलब जीसस भी चाहते थे कि वहां पे रेवोल्यूशन आए। उन्होंने लिबर्टी को सिंबलाइज किया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन था। ये राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये सिविल राइट्स जैसा ही है। ये राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां के हर एक सिटीजन को मिले थे। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 1812 का है, यानी नेपोलियनिक एरा का है। तब की पॉलिटिकल कंडीशन अभी की पॉलिटिकल कंडीशन से बिल्कुल अलग थी। इस मैप में आपको किंगडम ऑफ स्पेन दिखेगा, किंगडम ऑफ इंग्लैंड दिखेगा, किंगडम ऑफ फ्रांस दिखेगा, किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया दिखेगा, किंगडम ऑफ रशिया दिखेगा, ऑटोमन एम्पायर दिखेगा, मगर इसमें आपको जर्मनी, इटली एंड बाल्कन नेशंस नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो इस टाइम बने ही नहीं थे। अब हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की एंड आइडिया ऑफ नेशन की। फ्रांस यूरोप में कितनी क्रूशियल पोजीशन होल्ड करता था, इसका अंदाजा आप ऑस्ट्रियन प्रिंस मेटरनिक के इस कोट से लगा सकते हो, व्हेन फ्रांस नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। इससे पता चलता है कि फ्रांस का यूरोप पे कितना अच्छा होल्ड था। नेशनलिज्म का आइडिया भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम ही इमर्ज हुआ था। अब हम बात करेंगे फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन की। इनिशियली फ्रांस पे बर्बन डायनेस्टी का रूल था, जिसके लास्ट रूलर थे लुइस 16। उससे पहले लुइस 15 थे, उससे पहले लुइस 14 थे, मगर जो लास्ट रूलर थे वो थे लुइस 16। इनके एब्डिकेशन के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन के बारे में। उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी आई। समझिएगा, पहले वहां पे मोनार्की थी, वहां उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर डेमोक्रेसी आई रॉबेस्पियर के टाइम में, और उसके बाद नेपोलियन के टाइम में वहां डिक्टेटरशिप आई। मगर समझिए कि ये साइकिल वापस रिपीट हो रहा है कि पहले वहां बर्बन डायनेस्टी का रूल था, उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर वहां डेमोक्रेसी आई और फिर नेपोलियन के टाइम वहां डिक्टेटरशिप आई। नेपोलियन के बाद यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद वहां पे दोबारा बर्बन डायनेस्टी का रूल आ गया। मतलब आप वहीं पे पहुंच गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। फिर वहां पे बर्बन डायनेस्टी का रूल वापस आया। बर्बन डायनेस्टी के रूल के बाद वहां पे दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर वहां डेमोक्रेसी आई, जहां प्रेसिडेंट चुने गए इसी नेपोलियन बोनापार्टे के भतीजे नेपोलियन दी थर्ड, और बाद में नेपोलियन दी थर्ड वहां के एम्परर बने। इस चीज को समझिए, पहले बर्बन डायनेस्टी, उसके बाद में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, उसके बाद रॉबेस्पियर के टाइम में डेमोक्रेसी आई और फिर नेपोलियन के टाइम में वहां पे डिक्टेटरशिप आई। नेपोलियन के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसके अंदर बर्बन डायनेस्टी को रीइंस्टॉल किया गया। उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर वहां डेमोक्रेसी आई, जिसमें मैंने बताया कि वहां पे प्रेसिडेंट चुने गए थे इसी नेपोलियन के जो नेफ्यू थे नेपोलियन थर्ड, और उसके बाद नेपोलियन थर्ड ने अपने आप को वहां का एम्परर बनाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म के अलावा एक और आइडिया इमर्ज हुआ था, वो था ला पात्रे एंड ला सिटिजन। ला पात्रे मींस फादरलैंड एंड ला सिटिजन मतलब उसके सिटीजन्स। ये कॉन्सेप्ट हमारे मातृभूमि या मदरलैंड से काफी मिलता जुलता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां की नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट ने कई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। उनमें से एक था यूनिफॉर्म वेइंग सिस्टम इन थ्रू आउट द फ्रांस एंड सेकेंड था अबॉलिशमेंट ऑफ द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरीज ने इसे अपनी डेस्टिनी या अपना मिशन माना कि अब उन्हें नेशनलिज्म को पूरे यूरोप में फैलाना है। इसलिए फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में फैल गई नेशनलिज्म को फैलाने के लिए और लोगों को मोनार्क और उसके डेस्पोटिक रूल से फ्री करवाने के लिए। अब हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन बोनापार्टे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। आफ्टर द फेलियर ऑफ द रॉबेस्पियर गवर्नमेंट अंडर द डायरेक्टरी रूल, वो एक मिलिट्री डायरेक्टर बना। उसके बाद वहां पे कोप या तख्ता बुलेट लेके आया और ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ
एम्पर ऑफ फ्रांस। सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स थे जो कि नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे इन 1804। इसमें कई रिफॉर्म्स थे जैसे इरेडिकेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, इरेडिकेशन ऑफ द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉमन करेंसी एंड स्टैंडर्ड वेट, ही आल्सो इंप्रूव्ड द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। बट इन सारे रिफॉर्म्स पे इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्सफुल रिक्रूटमेंट भारी पड़ रहे थे एंड पीपल स्टार्टेड हेटिंग नेपोलियन। नेपोलियन के खिलाफ यूरोप में एक के बाद एक 7 अलायंस बने थे, जिसमें 6 अलायंस ने उसे 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग में हराया, जिसके बाद उसे आइलैंड ऑफ एल्बा में इंप्रिजन कर दिया गया, मगर वो वहां से भाग निकला एंड 7th अलायंस ने उसे बैटल ऑफ वाटरलू में हराया, जिसके बाद उसे सेंट हेलेना में इंप्रिजन कर दिया गया और वहीं उसे जहर देके मार दिया गया। After the defeat of Napoleon in the Battle of Waterloo, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें 7th अलायंस के सारे मेंबर्स यानी ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था नेपोलियन के चेंजेस को रिवर्स करना एंड यूरोप में पावर को बैलेंस करना। इसमें फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश कर दिया गया, प्रूशिया को सैक्सोनी दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया, रशिया को पोलैंड दे दिया गया, मगर नेपोलियन का एक चेंज जर्मन कन्फेडरेशन को छुआ भी नहीं गया, जहां उसने 300 जर्मन स्टेट्स को कंबाइन करके 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। ये जो मैप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें आप कोरिलेट कर सकते हैं कि इसमें पोलैंड पे रशिया का कंट्रोल है और नॉर्दर्न इटली पे ऑस्ट्रिया का। यूरोपियन सोसाइटी कैटेगराइज थी एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री एंड मिडिल क्लास में। एरिस्टोक्रेसी वहां का बहुत ही डोमिनेंट एंड प्रॉस्पेरस ग्रुप था, मगर ये लोग कंपैरेटिवली कम थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन यूरोप की पीजेंट थी यानी फार्मर थी। मिडिल क्लास में वो ट्रेडर एंड मर्चेंट्स आते थे जिन्होंने फॉरेन ट्रेड से काफी अच्छा पैसा कमा लिया था, या एजुकेटेड प्रोफेशनल्स आते थे जैसे डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। अब हम बात करेंगे ज़ोल्वेरिन की। ज़ोल्वेरिन का कनेक्शन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से था। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसे प्रूशिया ने इनिशिएट किया था जर्मन कन्फेडरेशन की 39 स्टेट्स को इकोनॉमिकली यूनिफाई करने के लिए। इसमें कस्टम ड्यूटीज को एंड ट्रेड टैरिफ को अबॉलिश कर दिया गया था एंड नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 पर रिड्यूस कर दिया गया था। आफ्टर नेपोलियन ओल्ड मोनार्कीज को रीस्टैब्लिश कर दिया गया और साथ ही रेवोल्यूशनरीज ने अंडरग्राउंड होना स्टार्ट कर दिया और साथ ही शुरू किया सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना लाइक कार्बोनेरी एंड यंग इटली, जिनका एम था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड नेशनलिज्म। फिर दोबारा 1830 से 1848 के अंदर इन रेवोल्यूशनरीज ने लाइमलाइट में आना शुरू कर दिया था और यही कहलाया एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें एक के बाद एक यूरोपियन किंगडम्स में रेवोल्यूशन आने शुरू हो गए थे, जिसकी शुरुआत हुई थी जुलाई रेवोल्यूशन से, जो कि फ्रांस में हुआ था, जहां पे बर्बन डायनेस्टी को फिर से हटा दिया गया और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई, जिसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे लुईस फिलिप, जिनकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की। ग्रीस पर ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ऑटोमन जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, जबकि ग्रीस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, मतलब इनकी एथनिसिटीज कंप्लीटली डिफरेंट थी और ग्रीस अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानता था और ये स्ट्रगल काफी टाइम से चलता आ रहा था, मगर फ्रांस से शुरू हुए नेशनलिज्म ने इस स्ट्रगल को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया था। आप मेरे पीछे जो मैप देख रहे हैं उसमें रेड कलर में ऑटोमन एम्पायर है और जो डार्क रेड कलर में है वो ग्रीस है और जो ब्लू कलर का आप डॉट देख रहे हैं वो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस लाइक फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन ने भी सपोर्ट ऑफर किया ग्रीस को, जिसका कारण था सिंपैथी फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर एंड सडन डेथ ऑफ लॉर्ड बायरन। पोइट्स एंड आर्टिस्ट ने भी एंशिएंट ग्रीक कल्चर को क्रिडल यानी पालना बताया यूरोपियन सिविलाइजेशन का। इसका मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत ग्रीस से ही हुई थी। एंड फाइनली इन 1832 ग्रीस और उसके अलायंस वॉर जीत गए एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, जिसके बाद ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अब हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका एम था यूरोप के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को ग्रो करना। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, इसे आप साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रीजनिंग से ग्रो नहीं कर सकते। इसे तो आप म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, पोएट्री और लिटरेचर के थ्रू ही ग्रो कर सकते हो। और यही था रोमांटिसिज्म कि नेशनलिज्म को म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर के थ्रू ग्रो करना।
यूरोप में हो रहे इन रेवोल्यूशंस के लिए सिर्फ नेशनलिज्म ही एक कारण नहीं था, इसके अलावा भी एक रीजन था और वो था हंगर हार्डशिप। इनिशियल 19th सेंचुरी में यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी, मगर उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा था। बैड हार्वेस्ट ने कंडीशन और भी ख़राब कर दी थी और लोगों ने मास स्केल में रूरल एरिया से सिटीज़ के अंदर माइग्रेट करना शुरू कर दिया था, मगर वहाँ पे भी इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था। इस टाइम इंग्लैंड के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और छोटे प्रोड्यूसर मशीन मेड गुड्स के साथ compete नहीं कर पा रहे थे, और इसी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्वेशन के कारण 1848 में पूरे यूरोप में रिवॉल्ट होने लगे। जर्मन स्टेट्स में भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसके यूनिफिकेशन की डिमांड उठने लगी। यूनिफाइड जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के लिए पर्शिया के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर दिया गया, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहां पार्लियामेंट्री रूल होगा और जिससे उनकी पावर एंड अथॉरिटी कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बहुत ही क्रूशियल टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। यहां जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये ऑटो वन बिस्मार्क की है। बिस्मार्क यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के आर्किटेक्ट एंड यूनिफाइड जर्मनी के फर्स्ट चांसलर थे। इन्होंने अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। पर्शियन किंग विलियम वन ने इन्हें अपना चांसलर चुना था। सबसे पहले इन्होंने पर्शिया को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली स्ट्रांग बनाया और अपनी डिप्लोमेसी से बाकी जर्मन स्टेट्स को पर्शिया में मर्ज किया और विलियम वन को यूनिफाइड जर्मनी का किंग बनाया। इनिशियली जर्मनी 300 छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था, मगर नेपोलियन ने इसे 39 बड़ी स्टेट्स लाइक पर्शिया, सैक्सोनी, हैनोवर, शेल्शविक, ब्राविया में ट्रांसफॉर्म करके जर्मन कन्फेडरेशन बनाया। इस तरह नेपोलियन का भी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस 7 इयर्स तक चला, जिसमें 3 वॉर इन्वॉल्व थी। पहली वॉर डेनमार्क के साथ हुई, जिसके बाद ट्रिटी ऑफ गेस्टन साइन हुई। दूसरी वॉर ऑस्ट्रिया के साथ हुई, जिसके बाद ट्रिटी ऑफ प्राग साइन हुई। तीसरी वॉर फ्रांस के साथ हुई, जिसके बाद ट्रिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन हुई। इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की या रिसर्जिमेंटो की, जिसका मतलब होता है रिसर्जेंस या रीबर्थ, क्योंकि ये एक तरीके से रीबर्थ था इटली का। जो पोजीशन बिस्मार्क की यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में थी, वही पोजीशन इनकी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में थी। ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, ये गिसेप गैरिबाल्डी की है, जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी से सदर्न इटली का यूनिफिकेशन किया। दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज अ स्वॉर्ड ऑफ यूनिफिकेशन। और जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं, ये गिसेप मजीनी की है, जिन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक आइडिया को ग्रो किया। ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेमली यंग इटली। That's why he is considered as a heart of unification। साथ साथ इन्हें prophet of unification भी कहते हैं। और जो तीसरी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये काउंट ऑफ कैवूड या कैमिलो बेंजो की है। He is considered as an architect of unification, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी एंड फोर्साइटनेस से इस यूनिफिकेशन को पॉसिबल बनाया। सार्डिनिया के किंग इमैनुअल विक्टर सेकंड ने इन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर चुना था। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था। पहला था आपका किंगडम ऑफ सार्डिनिया या पीटबॉर्न सार्डिनिया, जिसपे इटली के नेटिव रूलर रूल करते थे। सेकंड था आपका वेनिस एंड थर्ड था आपका लोम्बार्डी, जिसपे ऑस्ट्रिया का डायरेक्ट कंट्रोल था। फोर्थ था आपका पीएमटी यानी फार्मा, मॉडेना एंड टस्कनी, जिसपे ऑस्ट्रिया के पपेट रूलर रूल करते थे। फिफ्थ था आपका रिपब्लिक ऑफ जनेवा एंड लुका, जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। सिक्स्थ था आपका पेपर स्टेट्स, जिसपे पोप का डायरेक्ट कंट्रोल था। एंड सेवेंथ था आपका किंगडम ऑफ टू सिसिलीज या नेपल्स एंड सिसिलीज, जिसपे स्पेन की बर्बन डायनेस्टी का रूल था। इटली का यूनिफिकेशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ था, जिसकी शुरुआत किंगडम ऑफ सार्डिनिया ने करी थी। सार्डिनिया फाउट अ बैटल विद ऑस्ट्रिया एंड वॉन लोम्बार्डी। इस तरह से लोम्बार्डी इटली में मर्ज हुआ। सेकेंड स्टेप में पीएमटी यानी फार्मा, मॉडेना एंड टस्कनी में प्लेबिसाइट हुआ, यानी एक तरह की वोटिंग हुई और उन लोगों ने इटली में मर्ज होने का फैसला लिया। एंड थर्ड स्टेप में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज का मर्ज गैरिबाल्डी की मदद से हुआ। गैरिबाल्डी जो कि गिसेप मजीनी का फॉलोअर्स था और इटली की आजादी के लिए लड़ रहा था। सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर काउंट ऑफ कैवूड ने उसे कन्विंस किया कि वो अपने 1000 कंपेनियंस के साथ जाए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे अटैक करे और उसे इटली में मर्ज करे।
एंड फोर्थ स्टेप में वेनिस का मर्ज हुआ। वेनिस जो कि नॉर्दर्न इटली में सिचुएटेड था और जिस पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था, मगर प्रॉब्लम ये थी इस पूरे यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट काउंट ऑफ कैवूर की इस टाइम तक डेथ हो चुकी थी। अब क्वेश्चन ये था कि इस प्रोसेस को कंप्लीट कौन करेगा और उतना डिप्लोमेटिक पर्सन कौन है, और इसका जवाब है ऑटो वन बिस्मार्क। जी हाँ, जर्मनी का चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क। मगर क्वेश्चन ये था कि वो इस प्रोसेस को क्यों कंप्लीट करेगा, तो जवाब है बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एनिमी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दोनों ही यूनिफिकेशन में हडल था, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सार्डिनिया के किंग इमैनुअल विक्टर सेकंड ने बिस्मार्क के साथ एक ट्रीटी साइन करी कि वो दोनों मिलके ऑस्ट्रिया पे अटैक करेंगे और अगर वो जीत जाते हैं तो बिस्मार्क उन्हें वेनिस दे देगा। और कुछ ऐसा ही हुआ, दोनों ने मिलके ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर लड़ी और जब वो जीत गए तो बिस्मार्क ने उन्हें वेनिस दे दिया। एंड लास्ट स्टेप में मर्ज हुआ था पेपल स्टेट्स का। पेपल स्टेट्स की कैपिटल थी रोम और उस पे कंट्रोल था पॉप पायस 10 का। पेपल स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती थी फ्रेंच आर्मीज और इस पूरे यूनिफिकेशन के प्रोसेस में इमैनुअल विक्टर सेकंड की काफी मदद करी थी फ्रेंच एम्परर नेपोलियन थर्ड ने। इसलिए इमैनुअल विक्टर सेकंड अटैक नहीं कर सकता था पेपल स्टेट्स पे और वो सही टाइम की राह देख रहा था, और ये सही टाइम आया था फ्रैंको पर्शियन वॉर्स में, जब फ्रेंच आर्मी बिजी थी पर्शिया के साथ वॉर में और पेपल स्टेट्स अनप्रोटेक्टेड थी। तब इमैनुअल विक्टर सेकंड ने अटैक कर दिया पीपल स्टेट्स पे और उसे ऑक्यूपाई कर लिया, मगर पोप को 44 हेक्टेयर का एक एरिया दे दिया और जहां पे आज के टाइम में वेटिकन सिटी है और आज भी उस पे पोप की अथॉरिटी है। इस जिप फाइल को देख के आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। इस जिप फाइल में जो जो पार्ट ब्राउन होता जा रहा है वो पार्ट इटली में मर्ज होता जा रहा है। तो इस तरीके से गिसेप मजीनी की स्पिरिचुअलिटी से, काउंट ऑफ कैवूर की स्ट्रेटजी से, गैरीबाल्डी की ब्रेवरी से एंड सार्डिनियन किंग इमैनुअल विक्टर सेकंड की पावर से ये यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। मगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से काफी अलग था, क्योंकि पर्शिया के पास में एम्पल रिसोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, मगर सार्डिनिया के केस में वो अपने एनिमी से काफी वीक था, इसलिए उसे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ी फ्रांस की। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम की, जो कि बिल्कुल अलग था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली बेस्ड थे रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म पे, जबकि फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था जो कि बेस्ड था लॉज पे एंड डोमिनेंस ऑफ इंग्लैंड पे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटिश आइल्स है क्या। हमारा पहला टर्म आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश आइल्स में सबसे बड़ा आइलैंड है विच इंक्लूड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। हमारा सेकंड टर्म आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक नेशन स्टेट है जिसमें आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वो बात अलग है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं है। इसके अंदर आते हैं आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेट ब्रिटेन की तरह आयरलैंड भी एक आइलैंड है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि एक इंडिपेंडेंट नेशन है, और सेकेंड है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का पार्ट है। हमारा थर्ड टर्म आता है ब्रिटिश आइल्स जो कि एक आर्किपेलागो है जिसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइल्स ऑफ मैन एंड चैनल आइलैंड आते हैं। अब हम इस मैप के थ्रू इन टर्म्स को समझेंगे। अगर हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स को इंक्लूड करते हैं तो ये ज्योग्राफिकल एरिया कहलाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इंक्लूड कर देते हैं देन ये एरिया कहलाता है आपका यूके। एंड
अगर हम ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइल्स ऑफ मैन एंड चैनल आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो ये कहलाता है आपका ब्रिटिश आइल्स। आप समझ रहे होंगे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स से बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, मगर जब आप इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इंक्लूड कर देते हैं देन ये कहलाता है यूके। और ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइल्स ऑफ मैन एंड चैनल आइलैंड को मिला के बनता है आपका ब्रिटिश आइल्स। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम की। इन 1688 इंग्लैंड के लोगों ने वहां के किंग से पावर को सीज करके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। एंड इन 1707 थ्रू द यूनियन एक्ट उन्होंने स्कॉटलैंड एंड वेल्स पे कंट्रोल कर लिया था और इस तरह उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन किया। इन 1801 थ्रू द अनदर यूनियन एक्ट उन्होंने आयरलैंड पे भी कंट्रोल कर लिया था और इसे भी यूके में मर्ज कर लिया था। इंग्लैंड ने इन कंट्रीज यानी स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स को इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली सब्जुकेट कर लिया था और इन पे अपना कल्चर फोर्सफुली इंपोज कर दिया था, जिससे इनकी आइडेंटिटी वैनिश हो गई थी। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब होता है नेशन को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और इसे ही कहते हैं एलिगोरी। ये एक मेथड है नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को ग्रो करने का। आर्टिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीज को फीमेल फिगर्स में पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया था। फ्रांस की एलिगोरी थी मरियन एंड जर्मनी की एलिगोरी थी जर्मेनिया। ये सिंबल थे नेशनल यूनिटी के। सेम कॉन्सेप्ट हमने भी अडॉप्ट किया था भारत माता की फॉर्म में। Here you can see जर्मेनिया। इसके गेटअप की हर एक चीज कुछ ना कुछ सिंबलाइज करती है। जैसे इसका ओक क्राउन सिंबलाइज करता है हीरोइज्म को, इसकी स्वॉर्ड सिंबलाइज करती है स्ट्रेंथ को, इसकी लूज सिकल या खुली हुई हथकड़ियां सिंबलाइज करती है फ्रीडम या लिबर्टी को, इसकी ऑलिव ब्रांचेस सिंबलाइज करती है पीस को एंड इसका रेड, गोल्डन एंड ब्लैक फ्लैग सिंबलाइज करता है जर्मनी को। अब हम बात करेंगे बाल्कन नेशंस की। बाल्कन नेशंस पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था और इसमें प्रेजेंट डे रोमेनिया, अल्बेनिया, बोस्निया, बल्गेरिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मकदूनिया, मॉन्टीनीग्रो, ग्रीस, हर्जेगोविना एंड क्रोएशिया आते थे। तो इनकी एथनिसिटीज कंप्लीटली डिफरेंट थी, बस इनमें जो कॉमन बॉन्ड था वो ये था कि ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे। ऑटोमन एम्पायर के वीक होने के बाद ये बाल्कन नेशन आजाद हो गए और ये कोशिश कर रहे थे अपने एरिया को एक्सपेंड करने की, जिसके कारण इनके बीच में लगातार क्लैश हो रहे थे और इन्हीं छोटी छोटी बैटल से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 1 की, क्योंकि इन कंट्रीज ने अलायंस किए हुए थे पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के साथ। और यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।